नमस्कार मित्रों, हिंदी भाषा बोध चैनल में मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स किताब से ली गई है। बिना समय व्यर्थ किए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। काव्य का स्वरूप, लक्षण, गुण, दोष एवं शब्द शक्ति और प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी है। पहला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का काव्य लक्षण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1864 ईस्वी मई 1864 ईस्वी रायबरेली उत्तर प्रदेश, निधन दिसंबर 1938 में हुआ। इन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग, जो कि 1900 से 1918 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक निबंध में कविता को जीवन की अनुभूति कहा है। जयशंकर प्रसाद ने सत्य की अनुभूति को ही कविता माना है। महादेवी वर्मा ने कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है कहा है। अगला प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो औज गुण मौजूद है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के छठे दृश्य में वीर रस का प्रेरणादायक गीत है। ओज गुण ऐसी कवि रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि भाव उत्पन्न हो जाएं, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स रसों की रचना में ओज गुण पाया जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो मार्क्सवाद का सिद्धांत है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद या साम्यवाद एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, जिसे क्रांतिकारी समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स नामक दो यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं सदी में किया था। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या है। अगला प्रश्न है, I.A. रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है संप्रेषण का सिद्धांत। इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स के दो सिद्धांत विशेष हैं, संप्रेषण का सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत। संप्रेषण सिद्धांत को संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड्स का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है। मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड्स ने वेडले के कला के लिए सिद्धांत का खंडन करते हुए कला व नीति का परस्पर संबंध स्वीकार किया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र प्रमुख सिद्धांत और वाद और उनके प्रवर्तक। प्रत्ययवाद, अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का था। अभिव्यंजनावाद क्रोचे का था। कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का था। विखंडनवाद, उत्तर संरचनावाद जैक देरिडा। प्रतीकवाद बादलेयर। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत एलियट ने दिया था। विरेचन, अनुकृति और त्रासदी अरस्तु ने दिया था। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। तो द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन है। और बायोग्राफिया लिटरेरिया नहीं है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की रचना है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन आदि रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। उन्होंने सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत दिया है। कॉलरिज प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं चर्च एंड स्टेट, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न है, संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? तो ध्वनि संप्रदाय का भेद है। संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के ध्वनि संप्रदाय का भेद है। भारतीय काव्यशास्त्र में अभिधामूलक ध्वनि के दो भेद किए गए। संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि, असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं।
रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्यायों में किया है। ये भी याद रखना है, षष्ठ और सप्तम अध्याय। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव अनुभाव व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 8 रसों का उल्लेख किया है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है। आचार्य मम्मट के अनुसार व्यक्तः सा तैर्विभा वाद्यो स्थायी भावो रस स्मृतः। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी है। पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है, नहीं रसाद्रते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, किसका कथन है? तो आप सभी जानते हैं रस का जो भी कथन होगा वो भरत मुनि से ज़्यादातर जोड़ के देखा जाएगा। नहीं रसाद्रते कश्चिदर्थ प्रवर्तते आचार्य भरत मुनि का कथन है। भरत मुनि कहने का अर्थ है रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। आचार्य मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि में स्थान दिया है। इन्होंने रस की परिभाषा इस प्रकार दी है, व्यक्ता सा तैर्विभावाद्यो स्थायी भावो रस स्मृतः। आचार्य विश्वनाथ ने रस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, विभावेनानुभावेन व्यक्ता संचारणी तथा रसता मेति रत्याति स्थायी भावा सचेतसाम। आचार्य दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है। इन्होंने रस की सत्ता को ग्राम्यत्व दोष के परिहार में ही माना है। दंडी के मतानुसार सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रसमय बनाना है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भगीरथ मिश्र हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं। और रिचर्ड्स ने साइंस एंड पोइट्री लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत लिखा है। गुलाब राय ने सिद्धांत और अध्ययन लिखा है। अगला प्रश्न है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सत्य है? लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं, यह कथन सत्य है। लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा शब्द शक्ति पर आश्रित होती हैं। संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा वृत्ति कहते हैं। शब्द को 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा से शब्द के मूल या प्रचलित अर्थ अर्थात मुख्यार्थ का बोध होता है। लक्षणा से मुख्यार्थ के संबंध रखने वाला अर्थ लक्षित होता है तथा व्यंजना से किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ का बोध होता है। अगला प्रश्न है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? ओज गुण। ओज गुण पद्यांश में समाहित है। ओज गुण जो है चित्त में उत्साह बढ़ाने वाला तथा दीप्ति लाने वाला होता है। इस काव्य गुण का प्रयोग वीर, रौद्र, बीभत्स रसों में उपयोग होता है, जबकि माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार, करुणा, शांत रसों और प्रसाद गुण का प्रयोग सभी रसों में होता है। अगला प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? तो सभी जानते हैं चित्र तुरंग न्याय अनुमितिवाद से जुड़ा हुआ है। चित्र तुरंग न्याय अनुमितिवाद सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इसके प्रवर्तक शंकुक हैं। आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। नट में भरत मुनि के रस के प्रख्यात व्याख्याकार, उन पर प्रभाव डालने वाले दर्शन और उनकी व्याख्याएं निम्नलिखित हैं। भट्टलोलट ने मीमांसा दर्शन के अर्थ में व्याख्या जो की है उत्पत्तिवाद के रूप में की है। शंकुक ने न्याय दर्शन दिया था और अनुमतिवाद इन्होंने व्याख्या की है। भट्ट नायक ने सांख्य दर्शन के तहत भुक्तिवाद की से व्याख्या की है और अभिनव गुप्त ने शैव दर्शन के अंतर्गत अभिव्यक्तिवाद के रूप में इसकी व्याख्या की है। आचार्य भट्टलोलट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो सभी जानते हैं भरत मुनि हैं। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक
आचार्य माने जाते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 संचारी, 8 स्थायी और 8 सात्विक भाव माने जाते हैं। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। दंडी ने भी 8 रसों का उल्लेख किया है। रुद्रट ने अलंकारवादी होते हुए भी रसों को अलंकार से भिन्न मानते हुए उनका विवेचन किया है। इन्होंने रस के अनुकूल रीतियों और वृत्तियों के प्रयोग पर बल दिया है। रुद्रट ने शांत और प्रयान नामक 2 रसों को जोड़कर इनकी संख्या 10 कर दी। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। प्रमुख संप्रदाय और उनके आचार्य कौन कौन से हैं? रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामा, रीति संप्रदाय वामन, वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र हैं। अलंकार संप्रदाय भामा ने काव्य अलंकार लिखा था। वामन ने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति लिखा है। कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम लिखा है। औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र ने कवि कंठावरण लिखा है। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है? तो आत्मिक भव्यता महान काव्य का उत्पत्ति कारक होती है लॉन्जाइनस के अनुसार। उदात्तता के स्रोत, महान विचारों को धारण करने की शक्ति, भावों की प्रबलता, अलंकारों का समुचित प्रयोग, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति, गरिमामय और पद्य रचना विधान। उदात्त के विरोधी तत्व हैं शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर। कैथारसिस, अगला प्रश्न, कैथारसिस विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है चिकित्सा शास्त्र से। विरेचन यूनानी शब्द, कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। विरेचन और कैथारसिस चिकित्सा शास्त्र में परिभाषित शब्द हैं। कैथारसिस शब्द का प्रयोग दुखांतक के प्रभाव के प्रसंग में आता है। काव्य शास्त्र में प्रयुक्त विरेचन शब्द का अर्थ है मानसिक या भावात्मक, कलात्मक। अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक व अहितकर है। उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। अरस्तु ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी और विरोचन। अगला प्रश्न, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो 28 अंग निर्धारित किए हैं आचार्य क्षेमेंद्र ने। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। औचित्य शब्द का अर्थ उचित का भाव है। आचार्य क्षेमेंद्र ने कहा है, उचितम पाहुराचार्य सदृशम किलम यस्य यत् उचितस्य च यो भावस्त दौचित्य प्रचक्षते। क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार किया है। क्षेमेंद्र ने लिखा है, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेद तत्व किए हैं। आयोग ने इसका उत्तर 28 माना है। अगला प्रश्न है, अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? तो हेमचंद्र का है। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। भामा ने शब्दार्थो सहितौ काव्यम दिया है। वामन ने कहा, काव्य शब्दो यम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। कुंतक ने शब्दार्थो सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनी वंदे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विदाहाद कारिणी। जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम दिया है। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो विश्वनाथ की रचना है। रुद्रट ने काव्य अलंकार लिखा है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है। दंडी ने काव्य आदर्श लिखा है। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र लिखा है। उद्भट ने काव्य अलंकार सूत्र संग्रह लिखा। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक लिखा है। भोजराज ने सरस्वती कंठावरण और श्रृंगार प्रकाश लिखा है। रोयक ने अलंकार सर्वस्व। हेमचंद्र ने काव्यानुशासन। जयदेव ने चंद्रालोक। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण। पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर। अप्पय दीक्षित ने वृत्ति वार्तिक, चित्रमीमांसा, कुवलयानंद आदि लिखा है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो 4 स्तरों का उल्लेख किया है। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के 4 स्तरों का उल्लेख किया है। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। अभिव्यंजना की निम्न विशेषताएं हैं, अंतः प्रज्ञा अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है।
अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है, प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतःप्रज्ञा है। कला वस्तु में नहीं, वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। अगला प्रश्न है, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है अरस्तु का। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। अरस्तु को काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है। पहली बार कला और ललित कला में भेद को स्पष्ट करने का श्रेय भी अरस्तु को ही जाता है। उन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया है। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई गई है, जिसमें पेरिपोइथिकेस, टेक्नेस, रिटोरिकेस और वसीयतनामा प्रमुख हैं। वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र भी माना गया है। अगला प्रश्न, इनमें से किसका मत भुक्तिवाद से जुड़ा हुआ है? तो भट्ट नायक का जुड़ा हुआ है। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद दिया था। आरोपवाद, इसमें उत्पाद्य और उत्पादक संयोग है। उत्पत्ति इसकी कहलाती है निष्पत्ति के रूप में, और मीमांसा इनका दर्शन है। शंकुक ने अनुमितिवाद दिया है न्याय दर्शन के आधार पर। भट्ट नायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद दिया है सांख्य दर्शन के आधार पर। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन के आधार पर। अगला प्रश्न है, नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यवनिका कहते हैं। नाट्य में दृश्य दिखाने या दर्शन परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे यवनिका कहते हैं। नेपथ्य शब्द का प्रयोग रंगमंच के पर्दे के पीछे की जगह के लिए किया जाता है। ऐसे ही रंगमंच के पात्र या नट वेशभूषा आदि से सज्जित होने के लिए करते हैं। पटाक्षेप, रंगमंच में नाटक आदि में दृश्य परिवर्तन या अंक समाप्ति पर पर्दा गिरने की क्रिया पटाक्षेप कहलाती है। अगला प्रश्न है, रससूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? तो शंकुक ने की है। चित्र तुरंग न्याय शंकुक का था। भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याता भट्ट लोलट, श्री शंकुक, भट्ट नायक अभिनव गुप्त हैं। भट्ट लोलट ने रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को माना है। भट्ट लोलट ने रामादि या नट को माना है भोक्ता रस का। भट्ट नायक ने ब्रह्मानंद सहोदर कहा है रस को। अभिनव गुप्त ने के अनुसार स्थायी भाव सहृदय या सामाजिक के हृदय में वासना रूप में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। आचार्य भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद दिया मीमांसा दर्शन के अंतर्गत। शंकुक ने अनुमतिवाद दिया न्याय दर्शन के अंतर्गत। भट्ट नायक ने मुक्तिवाद भोगवाद दिया है सांख्य दर्शन के अंतर्गत। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया शैव दर्शन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। अलंकार निरूपक आचार्य हिंदी के तो केशवदास होंगे। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास हैं। केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल रीति परक ग्रंथ हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में है। यह केशवदास की प्रौढ़ रचना मानी जाती है। केशवदास की अन्य रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका आदि। शुक्लजीरी चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। रीतिकाल का अंतिम कवि पद्माकर को स्वीकार किया जाता है। सूची 1 के रचनाकारों को, अगला प्रश्न है, सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 से लिखी हुई जो कृतियाँ हैं उनसे मिलाना है। तो मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा है, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण, जयदेव ने चंद्रालोक, दंडी ने काव्यादर्श लिखा है। उत्तर हुआ सी। मम्मट ने काव्य प्रकाश, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण, जयदेव ने चंद्रालोक, दंडी ने काव्यादर्श। अगला प्रश्न है, भरत के रससूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति का स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? भट्ट नायक ने की है। भरत के रससूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति की स्थापना व्याख्याकार भट्ट नायक ने की है। भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग एवं रस निष्पत्ति शब्द के अर्थ रस की अवस्थिति के संबंध में परवर्ती आचार्यों का मत निम्न है। भट्ट लोलट उत्पाद्य उत्पादक उत्पत्ति निष्पत्ति को माना है। अनुकार्य राम में होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राम में अनुकार जो रस की अवस्थिति होती है वो मानते हैं। शंकुक ने अनुमापक अनुमितिवाद भी दिया था और अनुकर्ता जो कि नट होता है उसमें इन्होंने रस की अवस्थिति मानी है। भट्ट नायक जो हैं वो भोज्य भोजक संयोग जो मानते हैं उसके भुक्ति निष्पत्ति को मानते हैं और प्रेक्षक जो दर्शक है उसके अंदर रस की अवस्थिति को मानते हैं। अभिनव गुप्त ने सामाजिक के हृदय में रस की निष्पत्ति मानी है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर भट्ट नायक ने कहा है।
अगला प्रश्न है शब्दार्थौ ते शरीरम रस आत्मा कथन इनमें से किसका है? तो राजशेखर ने कहा है शब्दार्थौ ते शरीरम रस आत्मा। राजशेखर के अन्य कथन हैं शब्दार्थ योर ययावत सहभावेन विधा साहित्य विधा। भामा ने काव्य की परिभाषा दी है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, और विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम। अगला प्रश्न है प्रज्ञा नवनवोने में शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? तो ये भट्टतोत की उक्ति है। भट्टतोत ने कहा है नवनवोने में शालिनी प्रतिभा मता। भट्टतोत ने कहा इसका अर्थ है प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। आचार्य भट्टतोत का समय 10वीं सदी उत्तरार्ध माना गया है। काव्य कौतुक की रचयिता भट्टतोत का ग्रंथ अनुपलब्ध है। भट्टतोत काव्यशास्त्री मतों का उल्लेख अभिनव गुप्त की अभिनव भारती में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? तो यजुर्वेद से अभिनय माना है उन्होंने, भरत मुनि ने। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्य और काव्यकला काव्यशास्त्र का आदि ग्रंथ है। इसमें सर्वप्रथम रस सिद्धांत की चर्चा और इसके प्रसिद्ध सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति की स्थापना की गई है। दंत कथा की मान्यता है कि इंद्र की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वर्णों और विशेष रूप से शूद्रों के मनोरंजन और अलौकिक आनंद के लिए नाट्यवेद नामक 5वें वेद का निर्माण किया। इस वेद के निर्माण में ऋग्वेद से पाठ्यवस्तु, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। अगला प्रश्न है विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? तो जैक देरिदा को माना जाता है। देरिदा को माना जाता है। जैक देरिदा का जन्म 1930 में अल्जीरिया के यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑफ ग्रामेटोलॉजी है। इनका मानना है कि किसी भी पाठ में वर्चस्व और हाशिए या गौण का चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद होता है, जो वर्चस्व और गौण के रूप में द्विविभाजन में से आरंभ होकर निरंतर विकसित होता रहता है। अर्थात वर्चस्ववादी व्यवस्था में किसी पाठ के केंद्र में स्थित अर्थ को विखंडित करके उसकी जगह हाशिया या गौण बना दिए गए अर्थ को स्थापित किया जा सकता है। इस रूप में किसी पाठ को पढ़ा जाना विखंडन कहलाता है। अगला प्रश्न है हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। बौद्धिक रस की स्थापना गणपति चंद्रगुप्त ने की है। अगला प्रश्न हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपति चंद्रगुप्त हैं। गणपति चंद्रगुप्त का जन्म 15 जुलाई 1928 को राजस्थान में मंडा सुरेरा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य विज्ञान, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा आदि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? अभिज्ञान का संबंध है कथानक से। अभिज्ञान का संबंध कथानक से। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता में आया हुआ है। यह शब्द यूनानी भाषा के अनग्नोरिसिस का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान दुखांतक के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम व घृणा का भाव जागृत करता है। अगला प्रश्न है स्थापना और कारण देखिए। जैक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, और रीज़न यह है कि क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। उत्तर क्या है? दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। जैक देरिदा का मानना है पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, जबकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। यहाँ अभिकथन के संबंध में कारण आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। जैक देरिदा विखंडनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैक देरिदा का जन्म 1930 अल्जीरिया में यहूदी परिवार में हुआ था। इनके गुरु फूको अल्थ्यूरस थे। ऑफ ग्रामेटोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। पॉल दामान विखंडनवाद के प्रबलतम समर्थक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाविधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचामलंकृति किसका है? तो भामा का है। इष्टाविधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचामलंकृति, यह कथन भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। 6 परिच्छेदों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है? तो ए और डी नहीं है, बाकी लेटर्स और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर इनकी रचना हैं। एलिजाबेथ एसेज और द टेबल टॉक ग्रंथ कॉलरिज के नहीं है। बल्कि एलिजाबेथ एसेज ग्रंथ टी.एस. एलियट का और द टेबल टॉक विलियम हेजलेट का ग्रंथ है।
कॉलरिज द्वारा रचित ग्रंथ लेटर्स लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर बायोग्राफिया लिटरेरिया चर्च एंड स्टेट कन्फेशंस ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन इनके ग्रंथ हैं। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन से हैं? तो वॉल्टेयर इतिहास दर्शन से संबंधित विचारक हैं। वॉल्टेयर का मूल नाम फ्रांसिस मेरी एरोयेत था। ये वॉल्टेयर के नाम से रचना करते थे। इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर 1694 में हुआ था। इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग कथा तथा काव्यशास्त्रीय रचनाएं लिखीं और बंदी बधाई परंपराओं का विरोध किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? रिपब्लिक, माइंड एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो उत्तर क्या होगा? रिपब्लिक आएगा पहले, प्लेटो का सभी जानते हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म दूसरे नंबर पे आएगा, 1 3 4 2 हो जाएगा। एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न टॉमस स्टर्न्स एलियट 1936 में। द मॉडर्न इन द मॉडर्न वर्ल्ड लियोनेल ट्रिलिंग 1972 में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है? भोजराज की पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश। इनका अन्य ग्रंथ है सरस्वती कंठावरण। इनका समय 11वीं शती और जन्म स्थान मालवा है। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है। इसे नाट्यवेद विवृत्ति भी कहा जाता है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट राजानंद की पुस्तक है। इनका समय 11वीं शती का पूर्वार्ध एवं जन्म कश्मीर है। काव्य कौतुक भट्टतोत का ग्रंथ है, जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखी है। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है अगले प्रश्न में। राजशेखर का काव्य मीमांसा है। भट्टनायक का हृदय दर्पण है। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है और अभिनव गुप्त का अभिनव भारती है। उत्तर हो गया बी। राजशेखर काव्य मीमांसा, भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त अभिनव भारती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो पाठ संरचना का मनोविश्लेषणवाद से संबंध नहीं है। पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। मनोविश्लेषणवाद का प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड थे। फ्राइड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद कहा। फ्राइड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियाँ बताई हैं, इदम, अहम और परम। इदम का संबंध काम प्रवृत्ति से है, जिसे फ्राइड ने लिबिडो कहा है। अहम इदम का वह अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? तो दशरूपक और साहित्य दर्पण दोनों ग्रंथ रस से संबंधित है। दशरूपक किसका है? धनंजय का है और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। अगला प्रश्न है, शब्दार्थयोर यथा वत्स हवावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? तो राजशेखर का कथन है। राजशेखर ने कहा है शब्दार्थयोर यथा वत्स हवावेन विद्या साहित्य विद्या, राजशेखर ने कहा है। शब्दार्थौ सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी, कुंतक ने कहा है। रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रत्यंच विन्दति, भोजराज ने वाक्यम रसात्मक काव्यम, विश्वनाथ ने कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो काव्य आदर्श पहले आ जाएगा, फिर काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आ जाएगा, फिर अभिनव भारती आएगा, फिर औचित्य विचार चर्चा आएगा। काव्यादर्श है दंडी का, काव्य सूत्रवृत्ति वामन का है, अभिनव भारती अभिनव गुप्त का है, औचित्य विचार चर्चा 11वीं शताब्दी क्षेमेंद्र का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तो हीगल के अनुसार होना चाहिए द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर इतिहास की व्याख्या। हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? तो अस्तित्ववाद का चिंतक एजरा पाउंड नहीं है, बाकी अल्बर्ट कामू, मॉर्डन हेडगर और जॉन पॉल सार्त्र अस्तित्ववाद के चिंतक हैं। एजरा पाउंड जो हैं बिंबवाद के चिंतक हैं। ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता एजरा पाउंड हैं, जबकि अल्बर्ट कामू, मॉर्टिन हेडगर तथा जॉन पॉल सार्त्र अस्तित्ववादी चिंतक हैं। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक सारेन कीर्केगाड को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं क्लिंथ ब्रुक्स जो है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री के
लेखक हैं क्लिंट ब्रुक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री पुस्तक के लेखक एलन टेट और 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्विटी पुस्तक के लेखक विलियम एमसन हैं। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक टिलियर्ड हैं। अगला प्रश्न है टॉमस स्टर्न एलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। टॉमस स्टर्न एलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। एलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां हैं द सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, सिलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। इनकी रचनाएं हैं एलियट की। सेक्रेड वुड बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। तो जीवन की निरर्थकता बोध है और मृत्यु बोध इनकी विशेषताएं हैं। जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्यु बोध अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है सूची मिलान करना है। प्लेटो ने इयोन लिखा था। कॉलरिज जो बिमसार्ड डब्ल्यू के जो हैं लिटरेरी ऑफ क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट। कॉलरिज ने लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। फ्रैंक रेमंड लेविस ने द ग्रेट ट्रेडिशन लिखा है, याद रखिएगा। प्लेटो ने इयोन लिखा है। बिमसार्ड डब्ल्यू के ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म अ शॉर्ट हिस्ट्री। कॉलरिज ने लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। फ्रैंक रेमंड लेविस ने द ग्रेट ट्रेडिशन लिखा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। तो भोजराज ने अवंती को माना है रीति का एक भेद। अगला प्रश्न है इनके बारे में डिटेल और पढ़ लेते हैं। आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीति को काव्य की आत्मा वामन ने माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। तो राजशेखर काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। राजशेखर की अन्य रचनाएं हैं कर्पूर मंजरी, विद्यशाल, भंजिका। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। काव्य अलंकार सूत्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। वामन ने 3 रीतियों की कल्पना की, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। मम्मट 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना काव्य प्रकाश है। आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नामक ग्रंथ लिखा है। लोलट का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य सूत्र के टीकाकार के रूप में होता है। अगला प्रश्न है रसगंगाधर के रचयिता कौन है। पंडित राज जगन्नाथ हैं। रसगंगाधर के रचयिता 17वीं शताब्दी माना जाता है इनका समय। रसगंगाधर की टीका नागेश भट्ट ने लिखी है। अप्पय दीक्षित के अलंकार ग्रंथ चित्रमीमांसा की खंडात्मक आलोचना चित्रमीमांसा खंडन नाम से पंडित राज जगन्नाथ ने की है। अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है। नाट्यशास्त्र के रचयिता बहुत सरल प्रश्न है, भरत मुनि हैं। इन्हें प्रथम आचार्य माना जाता है काव्यशास्त्र का। इनकी रचना नाट्यशास्त्र जो है बहुत प्रसिद्ध है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अगला प्रश्न है अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं। अभिनव गुप्त भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है, अभिव्यक्तिवाद से की है। इनके दार्शनिक मत शैव दर्शन है। अभिनव गुप्त ने रस की व्यवस्थिति सामाजिक में मानी है, सामाजिक हृदय में मानी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में संगत विकल्प कौन सा है। क्रोचे अभिव्यंजनावाद जो है सही विकल्प है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद था। प्लेटो ने प्रत्यय सिद्धांत दिया। हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति, कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद दिया है। क्रोचे की पुस्तक है न्यू एसे ऑन एस्थेटिक। प्लेटो का गणतंत्र लॉज और इयोन है। हीगल का प्रपंचशास्त्र है। मार्क्स का दास कैपिटल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। अलंकारवादी आचार्य नहीं है। कुवलयानंद नहीं है, भामा है, दंडी है और जयदेव है अलंकारवादी। भामा, दंडी, जयदेव अलंकारवादी हैं। कुवलयानंद योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूत हैं। काव्य अलंकार भामा की रचना है। काव्यदर्श दंडी की है। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की है। अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है। अगला प्रश्न है अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है। तो दंडी है अलंकारवादी आचार्य। भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्पय दीक्षित अलंकारवादी आचार्य हैं। कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक रहे। इनका ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है। मम्मट के ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है। मम्मट ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं।
विश्वनाथ का ग्रंथ साहित्य दर्पण है। इस ग्रंथ में विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को मान्यता दी है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में वात्सल्य रस को मान्यता दी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धर्म कथा, पुरावृत्त या पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मिथक का प्रयोग किया जाता है। धर्म कथा, पुरावृत्त, पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में मिथक का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे मिथक कहलाता है। अगला प्रश्न है, वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? तो बिंब के द्वारा बनाता है इंद्रिय ग्राह्य। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि बिंब के द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतर है। इसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। एक काव्य आंदोलन के रूप में बिंबवाद के प्रवर्तन का श्रेय अंग्रेजी कवि T.E. ह्यूम को जाता है। बिंबवाद का प्रवर्तन का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल F.S. फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन हैं? जीन मोरे प्रतीकवाद की घोषणा करने वाले विचारक हैं। 1886 में कवि जीन मोरे ने फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद का एक घोषणा पत्र प्रकाशित कराया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि प्रतीकवादी ही एक ऐसा शब्द है जो कला में सृजनात्मक प्रवृत्ति को भली भांति व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो ऑन द सबलाइम में किया है। ऑन द सबलाइम ग्रंथ में इन्होंने उदात्तता का विवेचन किया है। लॉन्जाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बताने वाले तत्वों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे उदात्त का काव्य का श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ पेरिउपसस है। किसका ग्रंथ है? पेरिउपसस लॉन्जाइनस का है। अगला प्रश्न है, किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? कला और सहजानुभूति को अभिन्न बेनेडिक्टो क्रोचे ने माना है। बेनेडिक्टो क्रोचे ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं एस्थेटिक, न्यूएसेस ऑन एस्थेटिक। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, ये आत्मवादी भी माने जाते हैं। क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानते हैं। इन्होंने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। अगला प्रश्न है, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? विशुद्ध सौंदर्यवादी दृष्टिकोण रहा है वामन का। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं शती का उत्तरार्ध माना है। वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद तय किए हैं, वैदर्भी, रीति, गौड़ी और पांचाली। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति इन्होंने मानी है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो भट्ट लोलट ने माना है। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति आचार्य भट्ट लोलट ने माना है। भट्ट लोलट को भारत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति, भट्ट नायक ने भुक्ति तथा अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्ति माना है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है। तो कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है, ये उपयुक्त है। अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त नहीं होती है, ये भी सही है। कला के अभिप्राय, संदेश, सार तत्व, रूप शिल्प में बदलाव होता रहता है, ये भी सही है। यथार्थवादी चित्रण यथार्थ में के मात्र नकल है, ये गलत है। यथार्थवादी चित्रण यथार्थ की मात्र नकल है, यह कथन मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त नहीं है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं। साम्यवाद या मार्क्सवाद एक ही विचारधारा के 2 नाम हैं, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक निम्न हैं: लुकास, लेनिन, माओ त्से तुंग, ग्रामशी, कार्डवेल, जॉर्ज थॉमसन, बेंजामिन
बेंजामिन गोल्डमैन, एडॉर्नो आदि। यथार्थवाद और मार्क्सवादी आलोचना के संबंध और साहित्य के यथार्थ चित्रण के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की समझ के लिए एंगल्स का यह कथन उल्लेखनीय है कि मैं इस बात के लिए आपको दोष नहीं दे रहा कि आपने विशुद्ध समाजवादी उपन्यास नहीं लिखा। मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं जिस यथार्थवाद की बात कर रहा हूँ वह लेखक के विचारों के बावजूद भी कृति में आ सकता है। लेखक के विचार जितने भी अप्रकट रहे उतना ही कलाकृति के लिए अच्छा होगा। इसे मैं यथार्थवादी की बड़ी भारी विजय मानता हूँ। अगला प्रश्न है, साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत कथन है। वर्ग अचल व अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। यही गलत है। बाकी साहित्य वर्गों के बीच विचारधारात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण अंग है। साहित्य श्रमिक वर्ग व जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान कर सकता है। साहित्य शोषकों की शक्ति को मजबूत बना सकता है तो उसकी जड़ें भी खोद सकता है। तो ये 3 सही हैं, चौथा गलत है, ये पूर्ववत है। अगला प्रश्न है, इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? तो ये उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में है। उपयुक्त कथन साहित्य शास्त्र के उत्तर आधुनिकतावाद आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है। उत्तर आधुनिकतावाद शब्द अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है। उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा की उत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं। इस अवधारणा की उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई है। उत्तर आधुनिकतावाद की जो अवधारणा है उसकी उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई है। इस अवधारणा की उत्पत्ति साम्राज्यवादी देश अमेरिका व यूरोप में हुई है। 2 मत हैं उसके एक में तो निकारागुआ है और दूसरा है साम्राज्यवादी देश अमेरिका व यूरोप। जैसे आधुनिकतावाद पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न हुआ था वैसे ही उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था से उपजा है। जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में औद्योगिकीकरण और उत्पादन थे वहीं उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में प्रौद्योगिकी और उपभोक्तावाद है। पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में औद्योगिकीकरण और उत्पादन और उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था में प्रौद्योगिकी और उपभोक्तावाद था। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है। साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन। बाकी भूमंडलीकरण एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर आधिपत्य और सूचना का साम्राज्यवाद जो है वो कारण हैं इसके उत्तर आधुनिकतावाद सोच के विकसित होने के। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन है। असंगत कथन कौन सा? रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। ये इसका असंगत कथन है। बाकी संस्कृति व कलाकृतियाँ भी उत्पाद हो गई हैं। वैशिष्ट का महत्व कम व संख्या का महत्व अधिक हुआ है। आइडियोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लगा। ये संगत कथन है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट है? तो विखंडनवाद के निकट है। साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। विखंडनवाद चिंतन के निकट है। ये विखंडनवाद के प्रवर्तक जैक देरिदा माने गए हैं। विखंडनवाद समझने के लिए पाठ को समझना अनिवार्य है। पाठ से तात्पर्य है वह संरचना जो चिन्हों की अर्थगर्भित व्यवस्था से निर्मित होती है। पाठ संरचना मोटे तौर पर 2 प्रकार की होती है, साहित्येतर पाठ और साहित्यिक पाठ। दोनों प्रकार की रचनाएं अपने अपने पाठ के रूप में अलग और विशिष्ट होती हैं। विखंडन वैचारिक रूप से मानता है कि आलोचना लेखन का एक तरीका है जिससे चीज़ की तलाश नहीं की जाती, बल्कि आलोचना किसी पाठ में अर्थ का निर्माण ही करती है जिससे वह जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आलोचना रचना की तरह रचनात्मक भी होती है, क्योंकि जिस तरह रचना पाठ के अर्थ का निर्माण करती है उसी तरह आलोचना भी पाठ के अर्थ का निर्माण करती है। अतः रचना की आलोचना दोनों ही किसी पाठ के अर्थ के निर्माण के 2 तरीके हैं, जो ना छोटे हैं ना ही दोनों बड़े हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं जैक देरिदा विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। देरिदा का जन्म 1930, मृत्यु 2004, अल्जीरिया में यहूदी परिवार में। देरिदा के गुरु का नाम फूको अल्तुरस
देरिदा ने विखंडनवाद के विचार को हेडगर, हाल्सल्स और हीगल के विपरीत विकसित किया था। देरिदा की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइट एंड डिफरेंस। अगला प्रश्न है, साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्न में से कौन सा है? तो 20वीं शताब्दी का 8वां दशक होना चाहिए, 7वां दशक होना चाहिए। देखते हैं उत्तर क्या है। 20वीं शताब्दी का 7वां दशक इसका उत्तर है। विखंडनवाद के प्रवर्तक फ्रांसीसी दार्शनिक जैक देरिदा हैं। विखंडन डिकंस्ट्रक्शन का हिंदी अनुवाद है। यह परिभाषित पद नहीं है, यह निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसे पाठ की नवीन पद्धति, आलोचना की नवीन दृष्टि तथा अर्थमीमांसा की नवीन प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जैक देरिदा ने विखंडन को नवीन अर्थ दिया है। उनके अनुसार विखंडन पाठ आधारित अवधारणा है। भाषा में लिखा जा रहा हर पाठ विखंडन होता है। विखंडन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाठ की गहराई में ऐसे अर्थों तक पहुँचाया जा सकता है जो गौण बना दिए गए हैं। विखंडनवाद 1970-80 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में खूब लोकप्रिय हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लेटो के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? काव्य ज्ञान से उत्पन्न होती है, कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, ऐसा उनका मानना नहीं है, ये गलत है। बाकी काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं। काव्य केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है, ऐसा प्लेटो का मानना है। तो उत्तर हुआ ए, कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है। प्लेटो के संबंध में यह असत्य कथन है। शेष कथन जो हैं वो सही हैं। प्लेटो का जन्म 427 से ईसा पूर्व में हुआ, मृत्यु 347 ईस्वी में हुई। एथेंस में हुआ था इनका जन्म। प्लेटो का मूल नाम अरिस्टोक्लीस था। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं: इयोन, लॉज, रिपब्लिक, गॉर्गियस, फिलोबस, एपोलॉजी, सिंपोजियम आदि। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्लेटो ने अपने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्लेटो के अनुसार काव्य सृजन देवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजिक संज्ञा से अभिहित किया है। प्लेटो का कहना है कि सभी प्रकार के समर्थ कवि अपनी काव्य रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा द्वारा नहीं बल्कि देवीय शक्तियों से प्रेरित एवं अभिभूत होकर करते हैं, यानी कवि कर्म किसी वैज्ञानिक पद्धति पर अवलंबित नहीं रहता। प्लेटो के अनुसार कवि में सृजन की क्षमता का प्रादुर्भाव अलौकिक शक्ति के रूप में होता है, कलात्मक सिद्धि के रूप में नहीं। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने नहीं माना है, क्या नहीं माना है? वह चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग नहीं माना है। बाकी कला में अनुकरण की बात मानी है, कलाओं की पारस्परिक संबंधों व वर्गीकरण की बात की है, कलाओं में आदर्श की, न्याय की, सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात भी उन्होंने की है। प्लेटो ने चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग नहीं माना है। कला की अनुकरण की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्या तत्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की है। प्लेटो ने यूनानी शब्द मेमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में लिया है। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्या तत्व रहता है जो हेय है। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है आदर्श राज निर्माण। उनके कला संबंधी विचार भी आदर्श नागरिकों की शिक्षा के संदर्भ में व्यक्त किए गए हैं। कला के मूल्य में संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी था। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानकीय, अर्थात प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्लेटो के विचारों से बेमेल है। अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता है, जबकि अंतर होता है, ऐसा इनका वो है, तो अर्थात इसका उत्तर डी होगा। बाकी तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है, वस्तु सत्य अमूर्त का ज्ञान प्रसूत मूर्त रूप है, कलाकृति धारणा प्रसूत आभास मात्र है। रिपब्लिक के 10वें अध्याय में अनुकरण का प्रयोग प्लेटो ने वस्तु जगत के माध्यम से विचार जगत और कला जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए किया है। प्लेटो विचार को सार्वभौम अमूर्त सत्य मानते हैं। उसकी प्रतिकृति एक और अनुकरण मूलक और दूसरी ओर विशिष्ट होने के कारण असत्य होती है। विचार केवल ज्ञान का विषय है और रूपाकार धारण करने का अनुकरण का विषय हो जाता है। उसके अनुसार अनुकरण का आधार तात्विक ज्ञान न होकर रूपाकार संबंधी उसकी अपनी धारणा होती है। प्लेटो के अनुसार मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है, वस्तु सत्य उसका ज्ञान सत्य और
असत्य के बीच है, ज्ञान और धारणा के बीच है, वही अस्तित्व और अभाव के बीच है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। कितने स्वीकार किए हैं? 6 अंग किए हैं अरस्तु ने त्रासदी के। कौन कौन से किए हैं? कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजना, गीत और दृश्य। कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजना, गीत और दृश्य। अरस्तु ने काव्य दोषों के 5 आधार माने हैं: असंभव वर्णन, अयुक्त वर्णन, अनैतिक वर्णन, विरुद्ध वर्णन, शिल्पगत वर्णन, दोष। अरस्तु का मूल यूनानी नाम अरिस्टोटिलेस था। गुरु का नाम था गलत लिखा है ये इसके शिष्य का नाम सिकंदर था। गुरु इनके प्लेटो थे। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 मानी गई है। इसमें पेरिपोएटिकेस काव्यशास्त्र है। काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। टेक्नेस रिटोरिकेस भाषाशास्त्र है। भाषा, भाषण और भावों का वर्णन किया है। वसीयतनामा, दास प्रथा। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? अगला प्रश्न आ गया है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो ए जो है इनका असंगत कथन है, कला प्रकृति की भावनामय व कल्पनामय अनुकृति नहीं है, जबकि अनुकृति है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत है। अरस्तु भावनामय और कल्पनामय अनुकरण को स्वीकार करते हैं। अरस्तु की मान्यता है कि इस अनुकरण का चित्रण में कवि की भावना और कल्पना का निश्चय ही योगदान होगा, वह नकल समान नहीं है। अरस्तु अनुकरण को सृजनात्मक क्रिया मानते हैं। उनके अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया में कला द्वारा प्रकृति के अनुदोष व अपूर्णताएं पूरी की जाती हैं। काव्य कला को अरस्तु राजनीतिक व नीति शास्त्र की दृष्टि से न देखकर सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। अरस्तु ने सुंदर को शिव से अधिक व्यापक बताया है। अगला प्रश्न है, त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है? तो कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं, ये उपयुक्त कथन है। अरस्तु की त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है, कथानक, चरित्र व विचार अनुकरण के विषय हैं। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं: कथानक, चरित्र, विचार, पदविन्यास, भाषा, गीत और दृश्य। कथानक के लिए अरस्तु ने संकलन त्रय का सिद्धांत दिया है। इसमें उन्होंने देश, काल और कार्य के अनुपातिक संयोजन के माध्यम से कथानक के निर्माण को सुनिश्चित किया है। कथानक का अर्थ है त्रासदी ही विषय वस्तु का घटना, त्रासदी की विषय वस्तु का घटना विन्यास। कथानक का अर्थ है त्रासदी की विषय वस्तु का घटना विन्यास। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व इसी तत्व को दिया है, कथानक को दिया है। कथानक, चरित्र, विचार, पदविन्यास, गीत और दृश्य। कथानक के लिए अरस्तु ने 3 विशेषण रखे हैं: गंभीर, पूर्ण और विस्तृत। अगला प्रश्न है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। तो असंगत कथन है, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, ये असंगत कथन है। बाकी अरस्तु ने विरेचन शब्द का विग्रहण साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से किया है। मन की शुद्धि से आत्मा विशद व प्रसन्न होती है, यह भी सही है। और अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए किया। अगला प्रश्न है, पेरियोप्सिस ग्रंथ किसकी रचना है? पेरियोप्सिस ग्रंथ किसकी रचना है? तो लोंजाइनस की है। उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक लोंजाइनस हैं। लोंजाइनस मूल नाम इनका यूनानी नाम था लोंगिनस। ईसा की प्रथम और तृतीय शताब्दी इनका समय माना जाता है। पेरियोप्सिस ग्रंथ का प्रथम बार प्रकाशन 1554 ईस्वी में इतालवी विद्वान रोबर्टेल्लो ने करवाया था। पेरियोप्सिस मूलतः भाषण शास्त्र रेटोरिक का ग्रंथ है। लोंजाइनस ने पेरियोप्सिस की रचना पत्र के रूप में पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करके की है। लोंजाइनस ने अपनी रचना पेरियोप्सिस में उदात्त को काव्य की आत्मा माना है। उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम की लियूस नामक व्यक्ति ने किया था। यह रोचक तथ्य है कि कुछ विद्वान जहां लोंजाइनस को प्रथम रोमांटिक समीक्षक मानते हैं, तो कई विद्वान सर्वोत्तम क्लासिकल समीक्षक भी मानते हैं। लोंजाइनस ने कहा है कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। अगला प्रश्न है, लोंजाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? अत्यधिक शब्दाडंबर नहीं सम्मिलित हैं, जहाँ की भावावेश की तीव्रता, गरिमामय रचना विधान और समुचित अलंकार योजना शामिल हैं। लोंजाइनस के उदात्त के स्रोत में अत्यधिक शब्दाडंबर सम्मिलित नहीं है, बल्कि शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर
उदात्त के 3 अवरोधक तत्व हैं। लॉन्जाइनस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं: मान, विचारों की उद्भावना की क्षमता, भावों की प्रबलता, अलंकारों का समुचित प्रयोग, भव्य पद योजना। इनमें शब्द चयन, बिंब विधान, शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत हैं। रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव आदि इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी मान्यतानुसार असंगत कथन कौन सा है? तो विषय साधन नहीं साध्य है, ये असंगत कथन है। विषय साधन नहीं साध्य लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी मान्यतानुसार असंगत कथन है। लॉन्जाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखा है, उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट है। लॉन्जाइनस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं बल्कि सम्मोहन या लोकोत्तर आह्लाद है। जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने उपदेशात्मकता और आनंद को काव्य तथा कला का मूल माना है, वहीं लॉन्जाइनस ने आनंदानुभूति को काव्य और कला का मूल उद्देश्य माना है। क्रोचे की मान्यता नहीं है। अगला प्रश्न है, क्रोचे की मान्यता नहीं है। क्रोचे की कौन सी मान्यता नहीं है? तो ए वाली मान्यता नहीं है। सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है, जबकि अभेद नहीं है। क्रोचे की मान्यता नहीं है। क्रोचे का जन्म 1866 और मृत्यु 1952 इटली में हुआ था। क्रोचे की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं एस्थेटिक, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक, डिफेंस ऑफ पोएट्स। और क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत सहजानुभूति अभिव्यंजना पर आधारित है, जो उनके अनुसार चेतना की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्रोचे का मत है कि सहजानुभूति से ही व्यक्ति को यथार्थ का ज्ञान होता है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं अंतःप्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है, प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला और प्रत्येक कला अंतःप्रज्ञा है। कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। कला आंतरिक होने के साथ ही अखंड है। अगला प्रश्न है, क्रोचे के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया है, इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है। क्रोचे की पुस्तक का शीर्षक एस्थेटिक है, बिल्कुल सही है। क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे। क्रोचे ने मार्क्सवाद द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया है, यह क्रोचे के संबंध में असंगत है। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, वे आत्मवादी भी माने जाते हैं। क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानते हैं। आत्मा या चेतना की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? सैद्धांतिक ज्ञान के अंतर्गत अंतःप्रज्ञा और तर्कात्मक है, व्यवहारिक या इच्छा के अंतर्गत आर्थिक और नैतिक। अभिव्यंजना के संदर्भ में क्रोचे अंतःप्रज्ञा को महत्वपूर्ण मानते हैं, कला को वह अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति ही मानते हैं। क्रोचे के एस्थेटिक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग इसमें सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है, द्वितीय भाग इसमें सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। कौन सा अनिवार्य चरण नहीं है? तो डी इसका अनिवार्य चरण नहीं है। मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण, यह अनिवार्य चरण नहीं है, बल्कि जबकि कलाकार द्वारा उद्दीपक प्रभावों के अंतर्गत अमूर्त संवेदना का अनुभव यह चरण है। बिंब विधान के माध्यम से मानस स्तर पर अभिव्यंजना की पूर्णता, कल्पना की शक्ति के माध्यम से उद्दीपक प्रभावों का संश्लेषण या अन्वय इसका महत्वपूर्ण चरण है। निर्माण में जो क्रोचे कला निर्माण में निम्न चरण को मानते हैं: संस्कार, अभिव्यंजना, तीसरा सौंदर्य मूलक आनंद, चौथा सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। क्रोचे का कहना है कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है, अर्थात कलाकार सौंदर्य का भागी होता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो इन्होंने भारतीय शास्त्रीय सिद्धांत के जो भारतीय काव्यशास्त्र के जो सिद्धांत है वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक का, उसको इन्होंने सबसे निकटतम माना है। किसको माना है? अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत के निकटतम माना है। हिंदी में अभिव्यंजनावाद का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है, ऐसा उन्होंने कहा है। अभिव्यंजनावाद की चर्चा करते हुए
समय इसे प्रायः भारतीय आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है। दोनों सिद्धांतों में कुछ साम्य भी दिखाई देता है। दोनों में ही कल्पना और अभिव्यंजना को प्रधानता दी गई है। क्रोचे और कुंतक दोनों ही अभिव्यंजना के वर्गीकरण के विरुद्ध हैं। अपने तरीके से वक्रोक्ति सिद्धांत भी कलावादी है, किंतु दोनों सिद्धांतों का साम्य यहीं तक है। गहराई में जाकर देखा जाए तो दोनों सिद्धांतों के उद्देश्य तथा जीवन दृष्टि पूरी तरह से भिन्न है। अगला प्रश्न है, कालरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन कौन सा है? वे ललित कला व कल्पना के सहज संबंध मानते हैं। वे ललित कला कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। कॉलरिज ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। ये इसका असंगत कथन है। जब बाकी जो कथन है वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। कविता में समन्वय का विशेष महत्व है, ये भी मानते हैं। और कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है, यह भी उन्होंने माना है। सैमुअल टेलर कॉलेज का जन्म 1772 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। कॉलेज की महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं द फ्रेंड, चर्च एंड स्टेट, एड्स टू रिफ्लेक्शन, कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट। कॉलरिज ने कल्पना और ललित कल्पना में निम्नलिखित अंतर माना है। कल्पना यह बिंबों को विकलित कर नए रूप में परिवर्तित करती है। ललित कल्पना यह बिंबों को सिर्फ पास रख देती है, कोई परिवर्तन नहीं करती। यह जैव कार्य पद्धति पर आधारित है, यह यांत्रिक कार्य पद्धति पर आधारित है। ललित कल्पना यांत्रिक कार्य पर है और कल्पना जैव कार्य पद्धति पर है। कल्पना जो है यह प्रतिभा की उपज है और ललित कल्पना जो है यह प्रज्ञा की उपज है। कल्पना अंतः प्रेरणा, प्रत्यक्ष आदि से सामग्री ग्रहण करती है और यह प्रधानता स्मृति से सामग्री ग्रहण करती है। अगला प्रश्न है, बायोग्राफी या लिटरेरिया किसका है? तो ये कॉलरिज का है। कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनके काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। कॉलरिज ने कल्पना के संबंध में लिखा है, इसमें संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विसंवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। फैंसी के लिए रम्य कल्पना और ललित कल्पना शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा इमेजिनेशन का रूपांतर कल्पना के रूप में प्रचलित है। कॉलरिज कहते हैं कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। अगला प्रश्न है, इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है, यह मान्यता किसकी है? इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है, यह मान्यता किसकी है? तो यह टी.एस. एलियट का मान्यता है। इनका जन्म जो हुआ है 1888 में, 1965 में मृत्यु, और इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। एलियट को द वेस्टलैंड कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1948 में। एलियट ने परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा नामक लेख में निम्न बात कही है, प्रत्येक राष्ट्र की, प्रत्येक प्रजाति की अपनी सृजनात्मक मनोवृत्ति के साथ ही आलोचनात्मक मनोवृत्ति भी होती है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य व नैसर्गिक क्रिया है। वैयक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध, निरपेक्ष या विच्छिन्न वस्तु नहीं है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का नहीं अपितु अपनी वर्तमानत्व का भी अवगम है। कवि को अतीत का अर्थात परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए, परंतु ज्ञान भार से आक्रांत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, टी.एस. एलियट का मत नहीं है कला का संवेग वैयक्तिक होता है, यह उनका मत नहीं है। कला जैविक सत्ता होती है, कला का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है। कला संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है, यह सत्य है। एलियट की आलोचना का मूलाधार लेख जो है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा द सेक्रेड वुड में संकलित है। एलियट के अनुसार कला व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं बल्कि उससे पलायन है। एलियट के अनुसार कला व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं बल्कि उससे पलायन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लेखक और कवि का व्यक्तित्व एक उत्प्रेरक की तरह होता है जो रचना को प्रभावित तो करता है पर उसमें दिखाई नहीं देता। एलियट को कला को दूर से देखे जाने वाली वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है। एलियट ने कला को दूर से देखे जाने वाली वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है। एलियट को निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत स्वच्छंदतावादियों के काव्य सिद्धांत से विपरीत है। एलियट ने दावा किया कि स्वच्छंदतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उसका दमन करती है। अगला प्रश्न है, किस कथन में एलियट सहमत नहीं थे? तो परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, ऐसा इसके वे सहमत नहीं थे। जबकि परंपरा में ज्ञान से साहित्यकार को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। परंपरा के ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि साहित्यकार की कृति का मूल्य क्या है। परंपरा दाय के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयत्न किया जाना चाहिए, ऐसा इनके कथन है। परंपरा सिद्धांत
इलियट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इनके अनुसार किसी भी रचना का मूल्यांकन रचनाशीलता की संपूर्ण परंपरा की सापेक्षता में होना चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी रचना का महत्व उतना ही होता है जितना समंजन वह पूर्ण परंपरा में करती है। इलियट परंपरा को वर्तमान से अलग नहीं बल्कि उसका ही एक हिस्सा मानते हैं। परंपरा को वर्तमान से अलग नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा मानते हैं। इलियट के ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा नामक लेख का उद्देश्य रोमांटिक संप्रदाय की व्यक्तिवादिता के बदले परंपरा का महत्व स्थापित करना तथा परंपरा के अंतर्गत ही व्यक्तिक प्रज्ञा की सार्थकता प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रभाव नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। मान्यता किसकी है? तो अभी हमने पढ़ रहे थे इलियट के बारे में, उन्होंने यही कहा है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रभाव नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है कविता। यह मान्यता टी.एस. इलियट की है। इलियट ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियाँ निम्नलिखित हैं। द सेक्रेड वुड 1920 में, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथिन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सिलेक्टेड एसेज एंशेंट एंड मॉडर्न, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आदि। इलियट के अनुसार कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। इलियट का कहना है कि कविता का भाव निर्व्यक्तिक होता है और कवि इस निर्व्यक्तिकता को तब तक नहीं पहुंचा सकता जब तक वह करणी कर्म के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं कर देता। इलियट ने रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना है। इलियट का मूर्त विधान भारतीय रस सिद्धांत का विभाजन व्यापार है। अगला प्रश्न है, रसध्वनि किसे कहा गया है? रसध्वनि कहा गया है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को रसध्वनि कहा गया है। जहाँ व्यंग्यार्थ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग पर आधारित होता है वह रसध्वनि मानी जाती है। रसध्वनि रसादि ध्वनि को असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि अन्य ध्वनि भेदों की तुलना में इसमें वाच्यार्थ के अनंतर व्यंग्यार्थ की प्रतीति इतनी त्वरित होती है कि लक्षित नहीं होती। आनंदवर्धन ने इस रस को स्वतंत्र काव्य तत्व स्वीकार न करके ध्वनि का एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि माना और इसी में रस भाव आदि को अंतर्भूत किया तथापि रस की महत्ता को उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, वाच्यार्थ की वांछनीयता और उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? तो विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि की विशेषता है। वाच्यार्थ की वांछनीयता और उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि की विशेषता है। आचार्य आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि के दो भेद किए हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि अथवा लक्षणामूला ध्वनि, विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि अथवा अभिधामूला ध्वनि। ध्वनि के भेदों और उपभेदों की तालिका के माध्यम से इस प्रकार है। ध्वनि के भेद हैं अविवक्षित वाच्य ध्वनि लक्षणा और विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि अभिधा मूला ध्वनि है। इसके लक्षणा मूला ध्वनि के अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि दो प्रकार हैं। अभिधा मूला ध्वनि के असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि दो प्रकार हैं। जहाँ व्यंग्यार्थ के पूर्व मुख्यार्थ विद्यमान रहता है, अर्थात मुख्यार्थ बोध नहीं रहता तथा जिससे लक्ष्यार्थ के ग्रहण की आवश्यकता पड़े, वहाँ विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि अथवा अभिधा मूल ध्वनि होती है। अगला प्रश्न है, कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? तो वाक्य वक्रता के अंतर्गत किया है। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता के भेद के अंतर्गत किया। आचार्य भामा ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था, किंतु कुंतक ने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य को समस्त अंगों को इसमें समाविष्ट कर लिया, इसलिए कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति केवल वाक चातुर्य अथवा चमत्कार नहीं है, बल्कि वह कवि व्यापार अथवा कवि कौशल है। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए हैं, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। अगला प्रश्न है, कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेश को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते हैं? तो भामा ने नहीं किया है। वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते हैं, तो कौन नहीं करते हैं? भामा।
आचार्य भामा वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते हैं। इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेश को अलंकार की श्रेणी में परिगणित भी नहीं करते हैं। आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना था और कहा कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। न कांतमपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम। भामा ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बताते हुए उसे अलंकारों का एकमात्र आशय माना है। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। आचार्य दंडी ने काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले सभी धर्मों को अलंकार माना है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते रीतिवादी आचार्य भामन ने दंडी का विरोध करते हुए कहा कि गुण काव्य के शोभाकारक धर्म है और अलंकार उसके वर्धक हैं। काव्य शोभा या कर्तारऊ धर्मा गुणा में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से साधारणीकरण सिद्धांत किस आचार्य का है? तो भट्ट नायक का साधारणीकरण सिद्धांत है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने सूत्र में साधारणीकरण को अवधारणा प्रस्तुत की थी, इसलिए उन्हें साधारणीकरण का प्रवर्तक भी माना जाता है। आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया। भट्ट नायक ने विभावादि का साधारणीकरण होता है ऐसा माना है। अभिनव गुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण मानना है। विश्वनाथ ने विभावादि का अपने पराय आश्रय और सहृदय की भावनाओं को मुक्त होना साधारणीकरण माना है। रामचंद्र शुक्ल ने आलम्बन धर्म का साधारणीकरण होता है ऐसा माना है। अगला प्रश्न है, मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं लक्षणा कहते हैं। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए उससे संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द या शब्द समूह में जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम शब्द शक्ति है। शब्द शक्तियों के 3 भेद होते हैं। कौन से हैं? वाच्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। लक्ष्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति लक्षणा, व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति शब्दों के मुख्य अर्थ को बाधित कर परंपरा या लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम ही उचित तप मोह कह भोगू कौन सी शब्द शक्ति है? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम ही उचित तप मोह कह भोगू शाब्दी व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। जहाँ व्यंजना शब्द विशेष के कारण उत्पन्न होती है वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। जहाँ व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है आर्थी व्यंजना कहलाती है। 2 प्रकार से होते हैं इसके भी, अभिधा मूलक आर्थी व्यंजना और लक्षणा मूलक आर्थी व्यंजना। अगला प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है। ये जो चलती चक्की को देख के तीसरा किसी अर्थ को बताया है कबीर ने, इसलिए यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। व्यंजना शब्द में के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ के भिन्न अर्थ प्रतीत हो उसे व्यंजना कहते हैं, या अन्यार्थ या विशेषार्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोज 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। अभिधा शब्द शक्ति कैसे कहते हैं? जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाए वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। वह शब्द शक्ति का प्रथम पड़ाव होता है। इसे मुख्यार्थ या वाच्यार्थ भी कहते हैं। उदाहरण होता है राम जाता है, इसका सीधा सीधा अर्थ है राम जा रहा है कहीं पर। लक्षणा अभिधा में बाधा अर्थात जो अर्थ अभिधा द्वारा ना प्राप्त होकर घुमाकर प्रकट किया जाए वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है। उदाहरण गंगा में गाँव है। शब्द शक्तियों का परिचय देते हुए देव ने लिखा है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन और अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ाई की जाएगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।